12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सैकड़ों लोग घायल हुए और कई घायल तो ऐसे हैं जो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। जब भी 12 मार्च की तारीख आती है, पीड़ितों को वो दिन याद आ जाता है जब उन्होंने मौत को नज़दीक से देखा। लेकिन एक मौत उन्हें रोज़ मिलती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई उन्हें न संवेदना मिली, न कोई राहत, न कोई मदद। मुंबई के रहने वाले कीर्ति अजमेरा भी 12 मार्च 1993 के बम धमाकों के पीड़ित हैं। कीर्ति अजमेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से गुजर रहे थे। उसी समय एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके में बुरी तरह घायल हो गए। 10 साल तक इलाज चला, या कहें आज भी इलाज चल रहा है, लेकिन सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। आज भी वो अपना इलाज कराते हैं और इस उम्मीद में इलाज करा रहे हैं कि सरकार एक दिन उनकी सुध लेगी और उनका हाल चाल पूछेगी, इलाज कराएगी और कम से कम मुआवजा या मुआवजा नहीं तो सरकार अपनी लापरवाही के लिए माफ़ी मांगेगी। कीर्ति अजमेरा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो 31 साल पहले जाना चाहूँगा। 12 मार्च 1993 का दिन जो आपकी ज़िंदगी बदल गई। आप लगभग 36-37 साल के रहे होंगे। क्या हुआ था उस दिन? कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था? उधर 12 मार्च 1993 को इट वॉज अ ब्लैक फ्राइडे और 1:20 को बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो उधर से मैं स्टॉक मार्केट के पास से गुजर रहा था और अचानक धमाका हुआ। मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ। और जब ये कॉन्शियसनेस 5-10 मिनट के बाद आया, तभी मैंने देखा तो हज़ारों लोग इधर आजू बाजू में मरे हुए जैसे पड़े थे। कम से कम 700-800 लोग पड़े होंगे और हाथ के टुकड़े, पाँव के टुकड़े, मुंडी वगैरह सब कटे हुए पड़े थे। पूरे ब्लड की नदी जैसा माहौल था और कांच का बारिश था। उसमें मैंने मेरी खुद की हालत देखी तो राइट साइड जो है हाथ का 95% निकल चुका था। ये पूरा फेस जो है का स्मैश हो गया था, कान निकल गया था, रिब्स टूट गया था, लंग्स फट गए थे, पूरा बॉडी स्मैश हो गया था। और मुझे लगता है कि वो टाइम पे 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड नहीं था और हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट से कम था। और वो हिसाब से ये पूरा हालत मैंने देखने के बाद ही मुझे लगा कि अभी ज़िंदा होना रहना मुश्किल रहेगा। मगर थोड़े टाइम के अंदर मैंने अपनी ताकत को अंदर से संचोरा और उसमें मैंने देखा कि अभी इधर कोई बचाने वाला आदमी नहीं है, हमको खुद को ही जो करना है करना पड़ेगा। वो करके उधर मैं एक साइड में बैठा और उधर देखा तो एक टैक्सी वाला बाद में आया। उसने मुझे सामने से बुलाया, चलो सर मैं लेके जाता हूँ। हमने एक और आदमी को भी लिया। ऐसा करके हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। 2-3 हॉस्पिटल घूमे। तीसरे हॉस्पिटल में जीटी में ज़बरदस्ती उधर गया क्योंकि हालत ऐसे हो रही थी कि एकदम हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा था और मुझे लगा कि अगर मैं आगे वो कोई हॉस्पिटल में जाऊंगा तो रास्ते में मर जाऊंगा। तो हॉस्पिटल में जगह होवे नहीं होवे, भले उधर ही फ्लोर पे सोएंगे मगर मुझे इधर ही जाना है। ऐसा करके मैंने ड्राइवर को बोला और अंदर लेके गए और उधर जो फर्स्ट बेड था उधर एक आदमी सोया था, उसके पाँव के बाजू में जाके बैठ गए। और फिर मैंने देखा जो होगा अभी डॉक्टर आएंगे तो इलाज होगा मेरा। तब तक डॉक्टर आए, उसने देखा कि जो आदमी सोया था वो ऑलरेडी मर चुका था और उसने बोला कि इनको सुलाओ और मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई। फर्स्ट एड जो भी करना था वो किया। और सबसे बड़ा जो ऑपरेशन था, ये जो पूरा खड्डा था, एक कोई फॉरेन रिटर्न डॉक्टर आया था, उसने ये बोला कि आई वांट टू ऑपरेट दिस बट आई कैन नॉट गिव यू एनेस्थीसिया। इफ़ आई विल गिव यू एनेस्थीसिया आई विल गो इन कोमा। और उसने बोला कि मुझे करना है, आई विल डू सच ए नाइस वर्क, यू विल रिमेंबर मी। और उसने देखो बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनको बोला कि आप जो भी एनेस्थीसिया नहीं भी है तो भी मुझे कोई इतना 95% तो ऑलरेडी दर्द, हज़ारों कांच के टुकड़े थे, ब्रीदिंग बराबर हो नहीं रही थी, वो तो था ही। उसमें बोला कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चालू करो। और उसने ये काम करके दिया। उसके बाद और हालत ख़राब होने लगी और हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से उधर से हम लोग हिंदुजा गए। हिंदुजा में कंटिन्यूसली 40 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन और कांच निकालने के ऑपरेशन वगैरह। और 6-7 साल तक ये कंटिन्यूसली चला और आज के डेट में भी हम लोग का ऑपरेशन चालू है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा कुछ लगा था तो हमने डॉक्टर के पास गए थे तो ऐसा बोला कि भाई ये दांत का पेन नहीं, आपको तो बॉडी में बहुत सारे ग्लास के टुकड़े भी है, इसमें भी कांच के टुकड़े। अभी 2 महीने पहले का ही, 2 या 3 महीने पहले का एक्सरे है। और उसके जैसे हाथ का भी निकाला था, उसमें भी था। तो पूरा बॉडी में अभी भी कांच के टुकड़े हैं। 31 साल पहले ये घटना हुई, कितना कुछ बदल गया 31 साल में। तब आप काम करते थे, आपका रोजगार था,
31 साल बाद आज क्या कुछ बदला है? अभी भी आपके शरीर में कांच के टुकड़े हैं, 40 से ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, आज भी आप खाना खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अचानक दर्द उभर आता है। आज क्या जीवन बदला 31 साल बाद? आज बदलने में तो ऐसा हुआ कि वो टाइम पे मैं 100% जो एक्टिव था वो एक्टिवनेस पूरी निकल गई। ये जो अपना एक रजिस्ट्रेशन पावर होना चाहिए वो पावर नहीं है। जो ज़्यादा काम करने की उम्मीद चल रही थी पहले से कि वो भी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं और 2-4 घंटे में बैठना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। अचानक कुछ भी पेन हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या तो फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और सारी चीज़ का इलाज कराना पड़ता है। और बहुत बार अभी तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि कांच निकालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन पावर था 36 ईयर के आप थे और अभी आप 66 ईयर के हो, तो वो चीज़ अभी नहीं बनेगी। आपको पेन सहन करना पड़ेगा और आपको जो आप पूरा फ्री चाहते हो कि फ्री होके मैं अच्छा बॉडी बनाऊँ, वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलाज बहुत मुश्किल है और आपको शायद हो सके इधर से आउट ऑफ इंडिया में भी इलाज कराना पड़े तो कुछ हो सकता है, मगर इतना सारा खर्चा अपना कर नहीं सकते और ज़िंदगी का क्या भरोसा है कुछ मालूम नहीं है। हर टाइम पे एक्सरे निकालते हैं और उसमें आता है कि इधर कांच है, इधर कांच है। तो ये बैठते उठते बहुत संभालना पड़ता है। रात को राइट साइड सो भी नहीं सकते, पूरा फ्रीलांसिंग हंस भी नहीं सकते, नहीं तो इधर कांच ऐसे आ जाता है, मुंह खुला रह जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं कि जो मैं अभी आपको बयान नहीं कर अभी भी आपके शरीर में कांच, कितने कांच होंगे डॉक्टर्स वो कहते हैं, और आपने क्या कांच संभाल के रखे हैं? कितने बड़े बड़े कांच हैं? अभी ये बॉडी के अंदर में जो कांच है वो 12-12 एमएम के कांच के टुकड़े हैं। वो टाइम पे जो था वो थोड़े सैंपल्स मैंने खाली आपको मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे ऐसे 12 एमएम के कांच के टुकड़े और इतने सारे जो कांच थे वो तो संभाल, इसमें से ये तो खाली थोड़े 1% भी नहीं है, हजारों कांच के टुकड़े थे और ये हजारों तो कितने सारे तो गुम हो गए। वो टाइम पे डॉक्टर को मैंने बोला खाली मुझे सैंपल के तौर पे थोड़े कांच दो तो मुझे कैसी ज़िंदगी थी वो मालूम पड़े। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कांच के टुकड़े कुछ मालूम नहीं पड़ता है किधर है कितना है, मगर बहुत है और ऑपरेशन करने की ताती ज़रूरत रहती है। मगर पहले जो खर्चा होता था और अभी खर्चा हो रहा है बहुत है। 31 साल में सरकार ने आपकी सुध ली? सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया? कई सरकारें आई गई, कई मुख्यमंत्री आए गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, 31 साल में आपकी किसने सुध ली? 31 साल के अंदर में मैं ही खाली बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम बोलते रहते हैं 31 साल में, आज की डेट में 31 साल जो पूरा हुआ है, आज तक एक साल भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मीडिया ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है, न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू नहीं आया, फर्स्ट पेज पे आता है। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती क्यों नहीं है। अभी तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग सुनते नहीं है, मगर अभी नरेंद्र मोदी जैसे एकदम अच्छे आदमी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, तो उधर तक बात पहुंचती क्यों नहीं है। अगर मुझे 100% भरोसा है कि एक बार भी अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ पे ये मेरी बात आई तो तुरंत फैसला हो जाएगा। हम लोग को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिलेगा, आगे जो इलाज करने का प्रॉब्लम है वो होगा। आज कम से कम मैं इतना चाहता हूँ कि वो लोग हमको सुने। आज तक कोई पॉलिटिशियन, इतने आजू बाजू के भी पॉलिटिशियन जो है, कोई घर पे आके बोलता नहीं है कि भाई आप क्या है कैसे हो। हम लोग तो फिर भी आज पॉलिटिक्स में या तो समाज सेवा में सब में जितनी हो सके लोगों की सेवा करते हैं और काम भी करते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से कि आप थोड़ा भी टाइम निकाल के, आपको टाइम नहीं है तो आपके असिस्टेंट को या किसको भी बोल के हमारे जैसे लोगों को मिलने के लिए बोलो और उसका जो कंपेंसेशन हमारा होना चाहिए वो हमको देवे, ऐसी रिक्वेस्ट आज के डेट में है। और ये बहुत हाइट हो गया। अभी तक तो मैं उम्मीद लेके बैठा था इतने सालों से कि हो जाएगा, मगर आज ऐसा लग रहा है कि 31 साल हो गया अभी कोई सुनेगा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं खाली मेरे अकेले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो ऐसा हादसा कभी भी होता है तो गवर्नमेंट ऑटो मोड में काम करे, ऐसे एक डिजास्टर कमेटी होनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को फ्री में काम पे रखना है तो रखो, तो भी वांधा नहीं, हम सेवा करने के लिए भी तैयार है। तो गवर्नमेंट को ये सुन के, सीएम को सुन के, पीएम को सुन के या किसी को भी, होम मिनिस्टर को, ये हमारे साथ मीटिंग करनी चाहिए और काम करना चाहिए। 31 साल हो गए हैं। आप हर बार, जब ये 12 मार्च का दिन आता है, आप अपनी याद सभी से साझा करते हैं। आपके साथ के कोई और पीड़ित हैं जो इस प्रकार की मांग लेकर सामने आते हैं, या कोई आपसे संपर्क में है? पहले बहुत साल पहले 5-10 साल पहले तक थोड़े लोग मेरे कांटेक्ट में थे, मगर वो लोग ने भी बोला कीर्ति भाई
ये गवर्नमेंट कोई सुनने वाली नहीं है। आप मेहनत छोड़ दो हमारे लिए भी, और कुछ होता नहीं है, सुनते नहीं है कोई गवर्नमेंट, मुझे समझ में नहीं आता है। मगर आज मेजॉरिटी मैं ऐसा समझता हूँ कि 95% से ज़्यादा जो एक्चुअल विक्टिम थे वो तो मर गए, और एक आध दो होगा तो उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, और जो है उनके रिलेटिव्स वगैरह वो कभी कभी सामने आते हैं टीवी मीडिया के सामने। मगर किसी को अभी उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और हमें न्याय मिलेगा। आज तक गवर्नमेंट ने अभी तक तो विक्टिम्स की बात तो छोड़ो, मगर जो लोगों ने हादसा किया है वो लोगों दोषित लोग हैं, उनको भी पकड़ के जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई है। तो हमारी तो बात सुनने का कोई मौका ही नहीं है। और आज भी वो लोग सब जगह पे फ्रीली घूमते हैं, बोलते हैं कि हमको हार्ट अटैक आया और कुछ होता नहीं है, और उनको लाके भी इधर समझो लाया, और केस का फैसला भी 10-10 साल 15 साल नहीं चलता है, अननेसेसरी खर्चा करना पड़ता है और रिजल्ट आता नहीं है। और अगर समझो आ भी जावे तो भी हमको तो सांत्वना होने वाली नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉम्पेंसेशन होना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। तब तक कितना भी न्याय वो दोषित लोगों के ऊपर भी करेंगे तो भी हमको इसकी कोई सांत्वना नहीं मिलने वाली है। और मैं तो बोलता हूँ कि एक ऑटो मोड पे चले ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए। कितने सालों से मैं बोल रहा हूँ, आज के डेट में जो सिक्योरिटी होनी चाहिए देश की, खास करके बॉम्बे की, वो भी अभी तक हुई नहीं है। 30 साल से मैं बोल रहा हूँ सीसी कैमरा आज के डेट में पूरे बॉम्बे में हाईवे पे भी होना चाहिए, वो स्टाइल से नहीं है। जो मेन पॉइंट है उधर भी नहीं है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उधर भी इतना नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट करती है? मुझे तो लगता है खाली बस अंदर अंदर वो लोग फाइट ही करते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप। वो करना चाहिए कॉमन लोगों के लिए, और ऐसे हादसे जो हुए उनको तो मिलो, कम से कम एक कमेटी का अरेंजमेंट करना है, और क्या करना है आपको। 12 मार्च 1993 को बम धमाका हुआ था। आप उस धमाके में उसके शिकार हुए, आपको चोट लगी, वो एक दर्द था। और उसके बाद 31 साल तक जब सरकार ने आपकी कोई सुध नहीं ली, और आप देखते हैं कि 12 मार्च 1993 बम धमाकों के आरोपी पाकिस्तान में, दुनिया में आराम से घूम रहे हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें सरकार, उसके आरोपियों को सरकार पकड़ती तो उनके केस अभी भी 30 साल से चल रहे हैं, वो भी फ्री घूम रहे हैं। उससे ज़्यादा दुख होता है। तो हकीकत है, आप जो बोल रहे हो बहुत सही बात बोल रहे हो, क्योंकि जो दोषित है वो आदमी को पकड़ भी नहीं सकते, और पकड़ने के बाद भी उनको सब फैसिलिटी के साथ में जेल में रखा जाता है। उनको कुछ दर्द होता नहीं है। जो दर्द है उनको देख देख के हमको ज़्यादा होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जिसके लिए कुछ करना है उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, और इनको खाली दिखावे के लिए पकड़ के भी लेके आते हैं। 10-10 साल तक हम न्यायालय हमारी क्या है, 1 मिनट में उनका फैसला होना चाहिए। भले लोकशाही अपना राज्य है, देश है, मगर उसका मतलब वो नहीं है कि 10-10 साल तक वो दोषित के लिए कुछ निर्णय नहीं ले। फास्ट कोर्ट चला के भले 6 महीना 12 महीना भी लगे, मगर उसको जो भी सज़ा देनी हो दे के तो उनको फ्री कर देना चाहिए। या तो गुनाहित है या तो नहीं है, और उसके सामने ये खाली एक जो राजकीय नीति चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। और ख़ास करके मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी संभाल लेना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए। और ऐसे हादसे अभी भी इतने सालों से अच्छा है कि नहीं हुआ है। अगर कभी भी होगा तो हम लोग ऐसे ही नींद में मर जाएंगे, मगर उसके लिए कुछ करना, ये मेरी एक गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और सीएम से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कीर्ति अजमेरा जी, जो कि 12 मार्च 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों के पीड़ित हैं, जिनका कहना है कि 31 साल बीत गए हैं, उनके लिए वो दर्द आज भी वही है। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है जब 31 साल बीत जाने के बाद भी यह एहसास होता है कि अभी भी धमाकों के जो असली दोषी हैं वो आज़ाद हैं और सरकार पीड़ितों की सुध नहीं ले रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।